न्यूज़ 18 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं खबर असरदार। और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो आज खबर असरदार में सबसे पहले बात नागपुर दंगों की। बिल्कुल, नागपुर के दंगाइयों पर फडणवीस सरकार का बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। प्रशासन के बुलडोजर में हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान का घर जमींदोज कर दिया गया और हिंसा के एक और आरोपी यूसुफ शेख के मकान को भी बुलडोजर से गिराया जा चुका है। हालांकि हाईकोर्ट ने अब बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है, लेकिन जब तक कोर्ट आदेश आता तब तक फहीम खान का घर गिराया जा चुका था। देखिए नागपुर में कैसे हुआ सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। नागपुर के दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें देखिए, देवा भाव का बुलडोजर दौड़ रहा है। जिन्होंने दंगाइयों को भड़काया उनके घर जमींदोज हो रहे हैं। नागपुर हिंसा केस में फडणवीस सरकार के बुलडोजर एक्शन पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने रोक लगा दी थी, लेकिन इस आदेश से हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जा रहे फहीम खान को राहत नहीं मिल पाई। हाई कोर्ट का आदेश आने से पहले सरकार का पहला और सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका था। प्रशासन ने फहीम खान के 2 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया। बताया जाता है कि फहीम खान नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में फहीम खान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। फहीम खान के खिलाफ 21 मार्च को नोटिस जारी किया गया था। उसे कहा गया था कि वो 24 घंटे के अंदर खुद अवैध निर्माण हटा दे। बुलडोजर एक्शन के डर से फहीम खान की मां ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि हाई कोर्ट के इस आदेश से पहले प्रशासन फहीम खान की 2 मंजिला इमारत को मिट्टी में मिला चुका था। इसके अलावा हिंसा के दूसरे आरोपी यूसुफ शेख के मकान को भी बुलडोजर से गिराया जा चुका है। हिंसा के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर दोषियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी की जाएगी। आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही। नागपुर में 17 मार्च को औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर वीएचपी और बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान कुछ दंगाइयों ने पथराव किया था, जिसके बाद देखते ही देखते पूरे इलाके में दंगे भड़क उठे। आगजनी और पथराव में 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और करीब इतने ही आम नागरिक जख्मी हो गए थे। दंगाइयों ने कई गाड़ियों और घरों को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस के मुताबिक इस पूरे दंगे की स्क्रिप्ट मास्टरमाइंड फहीम खान ने रची थी। फहीम खान ने ही भड़काऊ वीडियो जारी करके दंगाइयों को भड़काया था, जिसके बाद दंगाइयों ने नागपुर शहर को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस ने नागपुर हिंसा के बाद कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। हिंसा को लेकर फहीम खान समेत 6 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। फहीम खान पर पहले भी कई बार भीड़ को भड़काने और पुलिस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगते रहे हैं। प्रशासन ने आज उसी फहीम खान के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुस्लिम आरक्षण को लेकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बयान पर सियासी बवाल तेज हो गया। न्यूज़ 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट में दिए गए इंटरव्यू में शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की बात कही। इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। देखिए इस रिपोर्ट। Extremely serious. It is a matter which we cannot tolerate. Rise to man the table of the house. Reservation धर्म के आधार पर नहीं होगा। डीके शिव कुमार के बयान पर सदन में संग्राम। Rise to man the table of the house. The papers mentioned as serial number. मुस्लिम आरक्षण पर जोरदार घमासान। और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। संविधान संशोधन पर उठा राजनीतिक तूफान। कांग्रेस पर संविधान से खिलवाड़ का आरोप। Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. कांग्रेस जो हमेशा संविधान की दुहाई देकर बीजेपी को घेरती आई है, अब उसी कांग्रेस के नेता
और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बयान से सियासत गर्मा गई है। बयान ऐसा जिसने सदन से लेकर सड़क तक बवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है। वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। One of the senior leader of the Congress party, very responsible Congress leader, who is holding a constitutional post, has made a statement that they are going to change the Constitution of India to provide reservation in contract work to a Muslim community. Now, this statement, we cannot take this statement lightly, because if it was a statement made by any ordinary person, then we can understand, we can reply outside. But since the statement has come from a person who is holding a constitutional position. इस संग्राम की नींव उस वक्त पड़ी जब न्यूज 18 इंडिया स्टेट समिट में डीके शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन की तरफ इशारा किया। The criticism is that even the constitution doesn't allow for reservations based on religion. Yes, I agree. हाँ, मैं सहमत हूँ। देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। हमने कुछ शुरुआत की है। मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे। अच्छे दिन का इंतजार करते हैं। अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे बदलाव हैं। संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। जैसे ही बयान सामने आया, सदन में हंगामा मच गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस छिड़ गई। नौबत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक आ गई। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। आरक्षण के मुद्दे पर उठी ये आंच अब सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि इसकी तपिश देश भर के सियासी गलियारों में दिखाई दे रही है। रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। देखिए, औरंगजेब के मुद्दे पर मौलाना कौसर हयात खान का कहना है कि आक्रांताओं के नाम पर दूसरी कब्रें उखाड़ने की बात कर रहे हैं। वो पहले उन मंदिरों पर बुलडोजर चलाएं जिन्हें औरंगजेब ने जागीर दी थी। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी लगातार हमलावर है। पूर्व बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि कुछ एसपी नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शंकराचार्य की आत्मा घुस गई है। ये रिपोर्ट देखिए। औरंगजेब के मुद्दे पर मुरादाबाद में मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात खान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, जो लोग औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की बात कर रहे हैं वो पहले उन मंदिरों पर बुलडोजर चलाएं जिन्हें औरंगजेब ने जागीरें दी। औरंगजेब ने लगभग 200 मंदिरों को जागीरें दी हैं, जिनका इतिहास मौजूद है, जिनका रिकॉर्ड मौजूद है। पहले उन पर जाकर वो अपना बुलडोजर चलाएं, उन्हें खत्म करें। राज्यसभा में एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान पर सियासी बयानबाजी जारी है। रामजी लाल सुमन ने जहां राणा सांगा को गद्दार बताया, वहीं एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह का कहना है कि राणा सांगा हमारे वीर योद्धा थे। ठीक है, वो वीर थे, उन्होंने अपने राज्य को विस्तार किया, वीरता को हम सलाम करते हैं। उसमें बहुत से राजा थे जो मुसलमानों के साथ भी उनके सिपा सलार थे। अकबर के भी सिपा सलार हमारे कई हिंदू लोग थे जिनको हम आज
मानसिंह के नाम से भी जानते हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी लगातार हमलावर है। पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कुछ एसपी नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा घुस गई है। लगता है कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी है और इस बयान का क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था। रायबरेली से एसपी के बागी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे ने भी एसपी सांसद पर हमला बोला। देश की स्वतंत्रता, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है। ऐसे लोगों को देश कभी नहीं भूल सकता। इस तरह की चोचलेबाजी करने वाले लोग जो सदन के पिछले दरवाजे से आते हैं, जनता के बीच में जाने में उन्हें डर लगता है। शायद वो अगर जनता के बीच में जब गए हैं तो जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। बाबर औरंगजेब से शुरू हुआ सियासी घमासान अब राणा सांगा और दैत्य गुरु शुक्राचार्य तक पहुंच गया है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी और एसपी में छिड़ा सियासी वार पलटवार कहां जाकर रुकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सेवा, सुरक्षा और सुशासन की सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। सीएम योगी ने बताया कि 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी है। वहीं जीडीपी में 28% की बढ़ोतरी हुई है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारी। यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और विजनरी नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन के 8 साल पूरे हुए। 2017 से पहले यूपी के सामने पहचान का संकट था जो आज नहीं है। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। सीएम योगी ने बताया 2017 से पहले कैसे दंगा, गुंडे, माफिया की पहचान वाला यूपी आज मजबूत कानून व्यवस्था की पहचान बन चुका है। 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबके सामने है। हर व्यक्ति जानता है, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के बारे में लोगों की परसेप्शन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि हमारा युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज होता था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हर सेक्टर में यूपी को देश के विकास में ब्रेक थ्रू के तौर पर देखा जा रहा है। दंगा खत्म करने के लिए पीएसी की नई बटालियन गठित कर दी गई। अहम जगहों की सुरक्षा के लिए कंपनी बनाई गई। पीएसी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएसी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। सीएम योगी ने बताया कि सरकार के जो कार्यक्रम जमीन पर उतारे गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के तौर पर नई पहचान दी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो गया है। बजट सत्र के समापन पर सीएम क्यों खुशी उन्होंने जताई, वो आपको दिखाएंगे। और विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष का क्यों आभार जताया, ये भी जानते हैं इस रिपोर्ट में।
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का सोमवार अंतिम दिन रहा। बजट सत्र के दौरान कई मौकों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी भी दिखी। कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की तो सरकार की ओर से भी विपक्ष को जवाब दिया गया, लेकिन इसके बीच लोकतंत्र की अच्छी तस्वीर भी दिखी। बजट सत्र पूरा चला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर खुशी जताई। उन्होंने सदन के सुचारू रूप से चलने पर विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष का आभार जताया। अपनी ओर से सभी माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय राकेश सिंह जी, हमारे सभी माननीय मंत्रीगण और सभी सदस्यों को, माननीय नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष, सबका आभार मानता हूं। और जिस प्रकार से स्वस्थ वातावरण में सभी विषयों पे लोकतंत्र की गरिमा भी इसी से बढ़ती है कि अपने पक्ष की बात अपन करें, पक्ष की बात हो, प्रतिपक्ष की बात हो, लेकिन सदन पूरे समय चला, पर्याप्त रूप से सबको समय मिला। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि अभी तक का सबसे बड़ा बजट 4,21,000 करोड़ का बजट और सभी प्रकार की विभिन्न योजनाओं का मैंने दोबारा आज उल्लेख भी किया है। भगवान श्री कृष्ण के पाते से लगाकर गीता भवन तक गौ संवर्धन योजना से लेकर सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि दी गई है। मेरी अपनी ओर से बजट के सफल संचालन के लिए माननीय अध्यक्ष जी को बधाई। बजट सत्र के दौरान नगर और ग्राम निवेश संशोधन विधेयक और मध्य प्रदेश सहकारी समिति संशोधन विधेयक पारित किया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सदन स्थगित होने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधानसभा में अब तक का सबसे बड़ा बजट 4,21,000 करोड़ का पास हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।